हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में यूटिलिटी एनालिसिस यानी कि चैप्टर नंबर हमने 8 कंप्लीट किया था। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो आपको फोटो में दिए हुए हैं। 16 मार्क्स का और 2 मार्क्स के क्या क्वेश्चन बनते हैं। 16 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है, घटती सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या करें। इस नियम के लागू होने के क्या कारण है, इस नियम के महत्व भी स्पष्ट करें। Explain law of diminishing marginal utility in detail. What are the causes of its application? And also explain the importance of this law. Important question है 16 मार्क्स के लिए। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से। घटती सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या करें। इस नियम के लागू होने के क्या कारण हैं। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम की सहायता से मांग वक्र कैसे ज्ञात किया जा सकता है। Explain law of diminishing marginal utility in detail. What are the causes of its application? Derive demand curve with the help of law of diminishing marginal utility. यानी कि इसमें एक नया पॉइंट ये आ गया कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से आपने डिमांड कर्व ड्रॉ करना है। बाकी क्वेश्चन का पार्ट आधा वही है जो कि पहले में था। पहले में इम्पोर्टेंस थी, इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस की जगह इसमें हमने डिमांड कर्व ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो 16 मार्क्स का बनता है वो है एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इन डिटेल। एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस आल्सो। सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या करें और इस नियम के क्या महत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो बनता है उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन ज्ञात करें। एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। तो कहने का मतलब है इसमें ये आपके 4 क्वेश्चंस बनते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 8 और 9 ये यूनिट नंबर 3 में आते हैं। चैप्टर नंबर 8 में से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा और 9 में से भी एक क्वेश्चन मिलेगा। जो 8 में से एक क्वेश्चन मिलेगा वो इन चारों में से एक क्वेश्चन होगा। इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे तो आपको एक क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 का इसी में से मिल जाएगा। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से याद करना जरूरी है। और 2 नंबर के लिए क्या क्वेश्चन बनते हैं, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी उपयोगिता का अर्थ, सैचुरेशन पॉइंट संतुष्टि बिंदु, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। ये 2 नंबर के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने याद करने हैं। तो इस चैप्टर को याद करोगे तो एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब हम नया चैप्टर यूनिट नंबर 3 का जो नया चैप्टर है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यानी कि तटस्थता वक्र विश्लेषण, चैप्टर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की सबसे पहले इसका प्रतिपादन, इसका शुरुआत किसने की थी, अर्थशास्त्री एजवर्थ ने इसकी शुरुआत 1881 में की थी। लेकिन इस नियम का विस्तृत रूप से विकास अर्थशास्त्री पेरेटो ने किया है और स्लट्सकी ने किया है। प्रतिपादन किसने किया, एजवर्थ ने किया। प्रतिपादन का मतलब है शुरुआत किसने की थी, एजवर्थ ने इसकी शुरुआत की थी 1881 में। बहुत पुराना नियम है ये, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बहुत पुराना है। लेकिन इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या अर्थशास्त्री पेरेटो, स्लट्सकी, उसके बाद हिग्स एंड एलन भी आए, उन्होंने भी इसकी व्याख्या की है। तो ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है क्या, जो हमने उपयोगिता विश्लेषण के चैप्टर पढ़ा था। तो उपयोगिता विश्लेषण यूटिलिटी एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को संख्याओं में माप सकते हैं। हमने यूटिलिटी एनालिसिस के चैप्टर में उपयोगिता विश्लेषण के चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम नंबर में माप सकते हैं, बता सकते हैं कि वस्तु से कितनी उपयोगिता मिली, 1 2 3 4। संख्या का मतलब ये है 1 2 3 4 कितनी उपयोगिता मिली। यूटिलिटी एनालिसिस इस मान्यता के ऊपर आधारित था। लेकिन ये जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अनुसार हम किसी वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है, कितनी यूटिलिटी मिल रही है, इसको हम संख्याओं में नहीं माप सकते हैं, इसका हम गणनावाचक माप नहीं कर सकते हैं।
कार्डिनल मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इसका हम क्रमवाचक माप यानी कि ऑर्डिनल मेजरमेंट कर सकते हैं। क्रमवाचक कैसे होता है? लिख दिया हमने प्रथम, द्वितीय, द्वितीय, तृतीय, द्वितीय, तृतीय, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जब हम इस तरह से मेजरमेंट करते हैं इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनल मेजरमेंट। और जब हम 1, 2, 3, 4 इस तरह से नंबर लिखते हैं इसको कहते हैं कार्डिनल मेजरमेंट, यानी कि क्रमवाचक माप। ये क्रमवाचक माप है, ये गणनावाचक माप है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिख दें, प्रथम, द्वितीय, तृतीय लिख दें, तो ये हमारा क्रमवाचक माप है, ऑर्डिनल मेजरमेंट है। संख्या लिखते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये है हमारा कार्डिनल मेजरमेंट, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? गणनावाचक माप कहते हैं। तो जो हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ये क्या कहता है कि हम किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का हम क्रमवाचक माप कर सकते हैं, यानी कि उसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान दे सकते हैं। हम ये बता सकते हैं किस वस्तु का उपभोग करके सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिली उसको प्रथम दे दिया, किस वस्तु का उपभोग करके उससे कम उपयोगिता मिली उसको सेकंड दे दिया नंबर, जिस वस्तु से उपयोगिता इससे भी कम मिली उसको थर्ड दे दिया। तो हम इस तरह से क्रमवाचक माप कर सकते हैं। ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बताता है। गणनावाचक माप यानी कि कार्डिनल मेजरमेंट 1, 2, 3, 4 इस तरह से नहीं कर सकते कि हमें 1 संतुष्टि मिली, 2 मिली, 3 मिली, 4 मिली, कितनी उपयोगिता मिली, इसको हम संख्या नहीं दे सकते। केवल हम क्रमवाचक माप कर सकते हैं, हम ऑर्डिनल मेजरमेंट कर सकते हैं। ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बताता है। नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ना है मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तटस्थ वक्र क्या होते हैं? इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं? ये दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करते हैं जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमें दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन बताएंगे। हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें, हमें उससे उसका उपभोग करके हमें संतुष्टि बराबर ही मिलेगी। उसका उपभोग करके हमें संतुष्टि कैसे मिलेगी? उसका उपभोग करके संतुष्टि हमें बराबर ही मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने कैसे दो वस्तु के विभिन्न संयोगों को बताते हैं। जैसे मान लो ये मैं नीचे वाला अभी पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। मान लो ये कॉम्बिनेशन है ABCD, दो वस्तुएं AB। ए वस्तु के 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, फिर 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, यानी कि ए वस्तु की क्वांटिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं और बी वस्तु की आप देखो क्वांटिटी कम करते जा रहे हैं। जब ए वस्तु की 1 क्वांटिटी है तो बी की 10 है, ए की 2 है तो बी की 7 है, यानी कि कम हो गई 3। ए की 1 मात्रा बढ़ाई, बी की 3 कम कर दी, ए की 1 मात्रा और बढ़ाई, बी की 2 कम कर दी, 7 से 5 आ गए, ए की 1 और मात्रा बढ़ाई, बी की 1 और कम कर दी। तो ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ये क्या बताता है? ये दो वस्तुओं के ये कॉम्बिनेशन बता रहा है। कॉम्बिनेशन क्या है? पहला कॉम्बिनेशन 1:10, इसका 1 ले लो, इसका 10 ले लो। 2:7 ये कॉम्बिनेशन हो गया। 3:5 ये कॉम्बिनेशन हो गया। 4:4 ये कॉम्बिनेशन हो गया। ये दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशंस को बताते हैं जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। चाहे हम ये कॉम्बिनेशन ले लें 1:10 वाला, 2:7 वाला ले लें, 3:5 ले लें, 4:4 ले लें, लेकिन उपभोक्ता को जो संतुष्टि मिलेगी वो समान ही मिलेगी। इसलिए जो कंज्यूमर है वो तटस्थ रहता है, इंडिफरेंट रहता है कि वो पहला कॉम्बिनेशन ले रहा है या दूसरा ले रहा है या तीसरा ले रहा है या चौथा ले रहा है। वो इंडिफरेंट है, तटस्थ है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन तो सबसे बराबर मिलनी है। इसलिए उपभोक्ता तटस्थ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ए कॉम्बिनेशन ले रहा है, बी ले रहा है, सी ले रहा है, डी ले रहा है। इसका उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये मैंने आपको बताया इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या होता है। ये दो वस्तु के कॉम्बिनेशन को बताता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। अब उसकी डेफिनेशन, कोट्सवाइनस ने इसकी डेफिनेशन क्या दी है? तटस्थ वक्र बिंदुओं का पथ है। ये बिंदुओं से बना हुआ एक पथ का मतलब रास्ता है जो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है।
ये बिंदुओं से बना जो रास्ता है ये दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। यानी कि कोई भी कॉम्बिनेशन ले ले, जैसे मैंने आपको नीचे बताया, एक और ए का 1 ले ले, बी के 10 यूनिट ले ले, या ए के 2 यूनिट ले ले, बी के 7 ले ले, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन बराबर मिलेगी। कोई भी कॉम्बिनेशन ले ले उसको सेटिस्फेक्शन समान मिलेगी। और उपभोक्ता उनके प्रति तटस्थ है। तटस्थ का मतलब है इनडिफरेंट है, उसको कोई नहीं फर्क पड़ता कि वो चाहे ए कॉम्बिनेशन ले या बी पे है या सी पे है डी पे है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन का लेवल तो हर कॉम्बिनेशन पर सेटिस्फेक्शन का लेवल बराबर है। तो ये डेफिनेशन कोट्सवाइनर्स ने दी है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया है। एंड इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स। ये लोकस मीन्स बिंदुओं का पथ है। पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स, बिंदुओं से बना हुआ रास्ता है। पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, विभिन्न वस्तुओं के संयोगों से ये पॉइंट बनते हैं। विच यील्ड द सेम यूटिलिटी टू कंज्यूमर, जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। सो दैट ही इज इनडिफरेंट एज टू पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ही कंज्यूम, इसलिए वो इनडिफरेंट है, तटस्थ है, कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ए कॉम्बिनेशन ले रहा है, बी ले रहा है, सी ले रहा है, डी ले रहा है, क्योंकि सभी संतुष्टि तो बराबर देते हैं। तो आपको क्या पता चला? इंडिफरेंस कर्व दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को बताते हैं और वो जो भी कॉम्बिनेशन लेता है वो कॉम्बिनेशन उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है तटस्था अनुसूची, इंडिफरेंस शेड्यूल। इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है? इंडिफरेंस शेड्यूल दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। जैसे ये मैंने टेबल बनाई है, इस टेबल को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंडिफरेंस शेड्यूल। ये क्या है? इंडिफरेंस शेड्यूल। यानी कि इंडिफरेंस शेड्यूल एक टेबल है जो दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को बता रही है। ये कॉम्बिनेशन बता रही है, ए कॉम्बिनेशन 1 10 का है, बी कॉम्बिनेशन 2 7 का है, सी कॉम्बिनेशन 3 5 का है, डी कॉम्बिनेशन 4 4 का है। दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को ये प्रकट कर रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है तटस्था वक्रों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अगर हम इंडिफरेंस कर्व को ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहें तो इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस प्रकार की होगी, ये हमने पढ़ना है। हाँ जी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाए तो जो हमने ये टेबल ली थी, इस टेबल को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टेबल हमारी पहले वाली है, इसी टेबल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि पहले में हमने कॉम्बिनेशन क्या लिया था? पहले में हमने लिया था ए वस्तु की 1 क्वांटिटी और बी की ली थी 10 क्वांटिटी, ये 10 हो गई, और ए की हो गई 1 क्वांटिटी। फिर दूसरा हमने लिया था ए की 2 क्वांटिटी, बी की हमने कितनी ली थी? 7, ये बीच का हो गया 7। फिर उसके बाद ए की 3 है, बी की 5 है, ये बीच का हो गया 5, ये ए की हो गई 3, ए की 3 बी की 5। फिर उसके बाद ए की कितनी हो गई? 4, और बी की भी 4, ये 4 है, बी की 4, और ए की भी क्या है? ए की भी 4 है। ये जो पॉइंट्स आए हैं इन पॉइंट्स को हमने कर्व की शेप में मिलाना है। ये पॉइंट्स हैं। तो ये जो हमारा ये कर्व बना है इसको क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस कर्व, यानी कि आईसी। आईसी का मतलब क्या है? इंडिफरेंस कर्व। आईसी का मतलब ये है। ठीक है? हाँ जी, आपको क्या पता चला? ये जो आपकी एक्स्ट्रा आ गई थी इसको हमने रब कर दिए। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व बन गया। तो जो आपका इंडिफरेंस शेड्यूल था उससे हमने इंडिफरेंस कर्व बना लिया। नेक्स्ट हमारा आता है तटस्था मानचित्र, इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होते हैं? तो इंडिफरेंस जब हम ग्राफिकली बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व एक ही साथ रिप्रेजेंट करें
इंडिफरेंस कर्व IC, इंडिफरेंस कर्व IC1, इंडिफरेंस कर्व IC2, इंडिफरेंस कर्व IC3। जब हम एक ही ग्राफ में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बनाएं तो वो क्या बन जाता है, इंडिफरेंस मैप बन जाता है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब है, ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर आधारित है। घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर के ऊपर ये नियम आधारित है। घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या बताती है कि एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए जब हम दूसरी वस्तु का त्याग घटती दर पे करते हैं तो उसको घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, सेम टेबल है जो टेबल मैंने पहले ली थी। ए वस्तु की 1 मात्रा है, बी की 10 है। इसकी एक इकाई बढ़ाने के लिए, 1 यूनिट बढ़ाने के लिए बी के 3 यूनिट कम कर दिए, 10 से 7 पे आ गए। ए के 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए बी के हमने 2 यूनिट कम कर दिए, 7 से 5 पे आ गए। ए के 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए बी का हमने 1 यूनिट कर दिया, तो यानी कि 1 बढ़ाने के लिए 1 कम किया। ये जो प्रतिस्थापन की दर है, पहले 3 यूनिट कम किए, पहले 3 यूनिट कम कर रहे हैं, फिर 2 यूनिट कम कर रहे हैं, फिर 1 यूनिट कम कर रहे हैं। यानी कि एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग तो कर रहे हैं, लेकिन ये हम घटती दर पे कर रहे हैं, 3 से 2, 2 से 1। तो ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ये घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर के ऊपर आधारित है। तभी उपभोक्ता एक ही तटस्था वक्र के ऊपर बना रहता है। इसी वजह से उपभोक्ता एक ही तटस्था वक्र के ऊपर बना रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है तटस्था वक्र विश्लेषण की मान्यताएं, एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की क्या एजम्पशन है? पहला है विवेकशील उपभोक्ता, रैशनल कंज्यूमर। यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये मान के चलता है कि उपभोक्ता विवेकशील है, रैशनल है। एक उपभोक्ता विवेकशील कब माना जाता है? जब वो अपनी आय से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है। तो तटस्था वक्र विश्लेषण इस मान्यता के ऊपर आधारित है कि उपभोक्ता विवेकशील है, यानी कि वो अपनी आय से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है। दूसरा है क्रमवाचक उपयोगिता, यानी कि ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसका मतलब ये है कि तटस्था वक्र विश्लेषण इस मान्यता के ऊपर आधारित है कि हम किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को का क्रमवाचक माप कर सकते हैं। क्रमवाचक का मतलब है उसको प्राथमिकता में बता सकते हैं। प्राथमिकता, ऑर्डिनल मेजरमेंट क्या मतलब है? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारा हो गया ऑर्डिनल मेजरमेंट। हम किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को संख्या में नहीं माप सकते हैं, 1, 2, 3 संख्या में नहीं माप सकते हैं, उसको प्राथमिकता में बता सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किस वस्तु से हमें फर्स्ट नंबर पे उपयोगिता मिली, जिससे सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिली उसको फर्स्ट कह दिया, जिससे उससे कम मिली उसको सेकंड कह दिया, जिससे उससे भी कम उपयोगिता मिली उसको थर्ड कह दिया, फिर और कम उपयोगिता मिली तो उसको फोर्थ कह दिया। तो ये जो तटस्था वक्र विश्लेषण है ये क्रमवाचक उपयोगिता की मान्यता के ऊपर आधारित है कि हम किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का गणनावाचक माप नहीं कर सकते, 1, 2, 3 नहीं बता सकते कि कितनी उपयोगिता मिली। हम प्राथमिकताओं में बता सकते हैं, क्रमवाचक माप कर सकते हैं। तीसरा एजम्पशन है घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो हमारा इंडिफरेंस का एनालिसिस है ये घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर के ऊपर आधारित है। यानी कि एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का हम जो त्याग करेंगे वो त्याग कैसे करेंगे? घटती दर पे करेंगे। यही बात मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन की थी। ए की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं तो बी की मात्रा का त्याग हम कैसे करते जा रहे हैं? घटती दर पे करते जा रहे हैं। इस एजम्पशन के ऊपर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बेस्ड है। नेक्स्ट है पूर्ण संतुष्टि नहीं, नॉन सेटिस्फाइंग। यानी कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम इस मान्यता के ऊपर आधारित है कि अभी उपभोक्ता को पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि वो वस्तु की और मात्रा का भी उपभोग करना चाहता है। नेक्स्ट है चुनाव में सामंजस्य, कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन। चुनाव में सामंजस्य का मतलब ये है कि अगर उपभोक्ता ए वस्तु को बी वस्तु से पसंद करता है, अगर उपभोक्ता ये कहता है ए इज ग्रेटर देन बी, तो उपभोक्ता कभी भी नहीं कहेगा बी इज ग्रेटर देन ए, ये कभी भी नहीं कहेगा। इसको कहते हैं चुनाव में सामंजस्य, कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन। कभी भी नहीं कहेगा कि बी ए से ग्रेटर है।
अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी तो वो कभी भी नहीं कहेगा कि बी ए से ग्रेटर है, ये बात कभी नहीं कहेगा। इसको कहते हैं चुनाव में सामंजस्य। नेक्स्ट हमारा मान्यता है संक्रमकता। सक्रामकता का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी, यानी कि सक्रामकता का मतलब क्या है कि अगर उपभोक्ता क्या कहता है, अगर उपभोक्ता कहता है कि जो ए वस्तु है, ए वस्तु इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी, तो उपभोक्ता हमेशा ये कहेगा ए इज आल्सो ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से अच्छी है, बी सी से अच्छी है, तो उपभोक्ता ये हमेशा ये कहेगा ए सी से भी अच्छी है। तो इसको कहते हैं सक्रामकता। आज हमने इतना ही पढ़ना है, आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिए।